हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को एनसीईआरटी के थ्रू रिवाइज करेंगे और ये रिवीजन क्वेश्चंस के थ्रू होगा। यानी जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो चाहे तो वो इन बिटवीन द चैप्टर हों या एंड में जो एक्सरसाइज दे रखी है उन सारे ही क्वेश्चंस को आज हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हमारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद एक वीडियो आएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर। यानी अगर आपने ये दोनों वीडियो अच्छे से कर लिए तो फिर आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चंस को पहले खुद करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज करिए, खुद करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आगे सोल्यूशन देखिए उसके बाद। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप सब जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। एक क्लोज्ड सर्किट, एक क्लोज्ड लूप होता है और उस किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है वो। एक तो उसमें कंडक्टिंग वायर होता है सबसे पहली चीज़। ठीक है, अच्छा वायर के साथ और क्या क्या चीज़ें रहती हैं उसके अंदर। वायर के साथ एक लोड होगा, ठीक है, एक लोड होगा जिसको आप रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। उसके बाद और क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, एक स्विच होता है। ठीक है, तो आप स्विच बना लीजिए, एक स्विच हो गया। अच्छा स्विच के बाद क्या होगा, एक स्विच हो गया, एक लोड हो गया, एक कंडक्टिंग वायर हो गया। अब ये सारी चीज़ें वर्क करें इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की अभी भी ज़रूरत है और वो क्या है, वो है आपका सेल। तो आप सेल बना दीजिए। ठीक है, तो आखिरी चीज़ हो गई सेल। तो कितना आसान क्वेश्चन था कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सबके नाम भी आप लिख दीजिए। इस तरह से एक सर्किट को भी बना दीजिए। ठीक है, और बेटर है अगर आप ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट इस तरह से भी दिखा सकें तो और अच्छा होगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने क्वेश्चन का ये ये कितने नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, उतना ही लिखना है फिर आपको। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। हम सब जानते हैं यूनिट ऑफ करंट क्या होती है। वैसे तो करंट क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो उस तरह से अगर हम देखें तो करंट की जो यूनिट निकल के आती है, फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब होता है क्यू, यानी क्यू मतलब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और कितने टाइम में, यानी क्यू बाई टी, ये कहलाता है करंट आपका। तो यहाँ से जो आपका यूनिट निकल के आ रहा है करंट का, वो आता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड आ रहा है आपका, लेकिन कूलम पर सेकेंड हम करंट का यूनिट नहीं लेते हैं, एसआई यूनिट नहीं लेते हैं। एसआई यूनिट एम्पियर, एंड्री मैरी एम्पियर को ऑनर करने के लिए उनके नाम पे एम्पियर पड़ गया। ठीक है, तो हम ये क्या लेंगे, इसका एम्पियर लेंगे। अब इसको लिखने के भी दो तरीके हैं, या तो आप अगर आप सिर्फ सिंबल लिखना चाहते हैं तो उसको कैपिटल ए से लिखेंगे, और अगर पूरा एम्पियर लिखना चाहते हैं तो इस तरह से स्मॉल में ए एम पी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, एक कूलम चार्ज क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम का चार्ज बनाएंगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। ठीक, अब हमें एक कूलम पता करना है तो यूनिटरी मेथड लगाते हैं, सिंपल हो जाएगा हमारा। तो 1 कूलम चार्ज के बारे में अगर हम पता करना चाहते हैं तो 1 कूलम कितना हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, यानी 1 कूलम का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, इतने इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तब आपका 1 कूलम चार्ज बनेगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे। तो 19 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा आपका +19 और ये हो गया आपका 1.6। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब आपका 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। यानी 1 कूलम चार्ज काफ़ी बड़ा चार्ज हो गया। ठीक है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए कौन सी डिवाइस हम यूज़ में लेते हैं। आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल का जब डिफरेंस नहीं होगा, प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा, एनर्जी का डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेंगे, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ। तो उसको मेंटेन कौन कराता है, हम सब जानते हैं बैटरी वो डिवाइस है जो हमारे लिए ये काम करती है। और सबसे पहली बैटरी एलेसेंड्रा वोल्टा ने बनाई थी
ठीक है, बैक टू 18th सेंचुरी, ठीक है। तो इसीलिए उनको ऑनर करने के लिए ही पोटेंशियल डिफरेंस की आपकी जो यूनिट है वो वोल्ट पड़ गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है? सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस को समझिए। पोटेंशियल डिफरेंस में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव हो रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास एनर्जी है। वो एनर्जी उनके पास आई कहाँ से? वो एनर्जी बैटरी ने दी है। अच्छा, बैटरी के पास कहाँ से आई? तो बैटरी के अंदर आपने 2 पोटेंशियल क्रिएट कर रखे हैं, यानी एक ऐसा पोटेंशियल है जो हाई है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी ज़्यादा है, दूसरा पोटेंशियल कहाँ है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पास कम एनर्जी है, ठीक है। तो ये दोनों पोटेंशियल आपने क्रिएट करके रखे हुए हैं। तो ये कैसे किया आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कैसे दी? तो हम किसी को भी एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं? हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर काम करके, वर्क करके, ठीक है। तो वर्क डन, हर एक चार्ज पे काम करके उसको आगे पुश कराया जाता है बैटरी के अंदर। जैसे सपोज करिए बैटरी है, तो इस बैटरी के अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहाँ पे ले गए हैं, ठीक है, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हम जानते हैं कि वो अगर हम बाहर से वायर कनेक्ट करेंगे तो ये ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे। अब जब वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करके इधर आ गए, तो अब जितनी एनर्जी यहाँ पे थी इनके पास नेगेटिव पे रहते हुए, वो सारी एनर्जी कहाँ आ गई? वेस्ट हो गई। भाई रास्ते में आपने अप्लायंसेस लगाए होंगे इस वायर में, ठीक है, बल्ब लगाया होगा, पंखा लगाया होगा, सब उसने एनर्जी इसकी ले ली। अब वापस से यहाँ पे आ गया थका हारा इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है, लो पोटेंशियल पे है इस टाइम पे। अब आप फिर से यहाँ से इस वायर में इलेक्ट्रॉन को अगर फ्लो कराना है आपको, तो इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजना पड़ेगा आपको। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अपने आप नहीं जा सकते, उसके 2 रीजन है, एक तो इनकी एनर्जी कम हो गई, दूसरा ये नेगेटिव रिपल्शन होगा, आने नहीं देगा। तो अब आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा इसको वहाँ भेजने के लिए। तो आप जब इलेक्ट्रॉन को वर्क करके यहाँ भेजेंगे तो वही आपका वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन रूल के हिसाब से। तो यहाँ से फिर जब आप वर्क कर रहे हैं यहाँ से यहाँ ले जाने में, हर एक चार्ज के ऊपर कितना काम कर रहे हैं, सपोज करिए W वर्क कर रहे हैं आप, और हर एक चार्ज पे कर रहे हैं, तो वही उस चार्ज के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है पोटेंशियल डिफरेंस का आपका W/Q। अब हमसे पूछ रहा है 1 वोल्ट का पोटेंशियल कब बनेगा? तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे वर्क डन हर एक चार्ज पे कि 1 जूल का काम किया जा रहा है, सपोज करिए 1 जूल है, तो उसके पास जो एनर्जी है वो 1 जूल जा रही है हर एक चार्ज पे, जिसको हम 1 वोल्ट बोल रहे हैं। तो 1 वोल्ट का सिंपल मतलब ये है कि जब हर एक चार्ज को 1 जूल की आप एनर्जी देंगे, तब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस या 1 वोल्ट का पोटेंशियल उनके पास आ जाएगा, ठीक है। 1 वोल्ट हायर पोटेंशियल पे चले जाएंगे वो। तो इसका मतलब ये भी है कि इस तरह से समझिए कि अगर मान लीजिए किसी बैटरी पे लिखा है 9 वोल्ट, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि हर एक निकलने वाला चार्ज वहां से 9 जूल की एनर्जी लेकर निकलेगा। हर एक राउंड में उसको 9 जूल की एनर्जी दे रही है बैटरी। जितने वोल्ट की बैटरी होगी उतने जूल एनर्जी हर एक राउंड में अपने चार्जेस को मिल रही होगी, जो उसके अंदर से निकल रहे होंगे, ठीक है, या ट्रांसफर कर रहे होंगे वो चार्जेस वो एनर्जी को। तो 1 वोल्ट अगर आप चाहते हैं तो आपको 1 जूल का काम करना पड़ेगा, और हर एक पर यूनिट चार्ज बोल रहा है तो एक चार्ज पे, ठीक है। तो तब आपका 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। देखिए 6 वोल्ट बैटरी की बात कर रहा है। अभी हमने बोला 1 वोल्ट बैटरी होगी तो 1 जूल निकलेगा। अगर 6 वोल्ट बैटरी है तो 6 वोल्ट बैटरी का मतलब ये हो गया कि 6 जूल कहीं ना कहीं वो एनर्जी लेकर निकल रहा है, ठीक है। हर एक चार्ज को 6 जूल ऑफ एनर्जी मिल रही है। जितने वोल्ट की बैटरी उतने जूल एनर्जी मिल रही होगी। नेक्स्ट है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है कंडक्टर की? आप सब जानते हैं रेजिस्टेंस जो होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी वायर को जितना लंबा बनाएंगे, अगर आप उसके एरिया को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जितना लंबा, अगर अभी इतना लंबा वायर है, मान लेते हैं 10 मीटर का वायर है, और वायर को आपने और बढ़ा दिया, ठीक है, मान लेते हैं 20 मीटर कर दिया आपने विदाउट चेंजिंग द एरिया, तो अब क्या हो गया कि जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। जस्ट यहाँ पे मान लीजिए अगर 2 ओम की रेजिस्टेंस थी तो यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगी। रीजन क्या है? रीजन यही है कि वो जो रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन है वो और लंबे दूर तक बढ़ गया। यानी पतला रास्ता जैसे हम अवॉइड करते हैं कि जल्दी खत्म हो जाए, पतले रास्ते पे हमें ज़्यादा, या ट्रैफिक वाला रास्ता हमारे लिए और लंबा ना होता चला जाए, वो जल्दी खत्म हो ताकि वो ऑब्स्ट्रक्शन जल्दी हम ओवरकम करें। तो वो रास्ता अगर लंबा हो रहा है तो ऑब्स्ट्रक्शन भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे भी वही है, लेंथ के इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे भी आप अपना डे टू डे लाइफ का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं कि रास्ता अगर चौड़ा होगा तो स्पेस ज़्यादा होगा मूव करने के लिए, तो इसका मतलब एरिया अगर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाएगा। अच्छा,
और कौन सी चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है ये, ठीक है। कैसे, जब फॉर्मूला बन के आता है तो रो एल अपॉन ए, तो ये जो है वो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। रेजिस्टिविटी यानी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सिल्वर की अलग, कॉपर की अलग, एल्युमिनियम की अलग, आयरन की अलग, ठीक है। तो ये मटेरियल की वजह से आ जाती है। एक चीज़ और है जिस पे डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो कोलिजन बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो वो इधर उधर टकराएंगे ज़्यादा, क्योंकि जो आपका एरिया है जहाँ मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो तो इनक्लोज्ड है, वो तो फिक्स है, वो एरिया तो नहीं बदल रहा है। तो अब अगर आप उनकी स्पीड बढ़ाएंगे भी तो कोलिजन ही ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन बढ़ते हैं, यानी रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लेंथ, एरिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर। नेक्स्ट, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। बहुत आसान है भाई, अभी हमने देखा रेजिस्टेंस जिसमें ज़्यादा है उसमें करंट कम फ्लो करेगा। अब रेजिस्टेंस का थिक वायर का मतलब हो गया रेडियस ज़्यादा होगी, रेडियस ज़्यादा मतलब एरिया ज़्यादा, यानी इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। यानी आप अगर रेडियस के भी साथ देखेंगे तो ये वाला रिलेशन होता है रेडियस के साथ इन स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि एरिया आप निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर आएगा। तो अगर थिक वायर है तो रेजिस्टेंस वो रेडियस ज़्यादा है, तो अगर रेडियस ज़्यादा होगी तो आप खुद सोचिए कि जो आर है वो कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी करंट इंक्रीज कर जाएगी, ठीक, सिंपल है। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value, ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा है, आप सब जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तभी होता है इफ R इज कांस्टेंट। ये ओम्स लॉ है, आप सबने पढ़ा है, ठीक है। अब ये हमसे बोल रहे हैं कि अगर हम इसको कांस्टेंट रखते हैं तो और पोटेंशियल डिफरेंस को दोनों एंड पे डिक्रीज करते हैं, हाफ कर देते हैं, तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हाफ हो जाएगा तो आपकी जो करंट है वो भी हाफ हो जाएगी, सिंपल है, ठीक है। अगर आर कांस्टेंट है तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जो भी बदलाव किसी एक में भी होगा वो दूसरे में दिखाई देगा आपको एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। देखिए प्योर मेटल, देखिए जो कॉइल्स होती हैं उनका पर्पस क्या है, वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करती हैं, है ना। कॉइल्स जो होती हैं, जो ब्रेड टोस्टर्स होते हैं आपके, जिसमें आप ब्रेड सेक रहे हैं, या जहाँ पे भी कोई हीटर है सपोज करिए, जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट का आपको वहाँ पे यूज़ करना है, उसके इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट का, तो हीटिंग इफेक्ट पे अगर ये काम कर रही हैं तो हीटिंग इफेक्ट के लिए क्या ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हीटिंग इफेक्ट में एक तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, है ना। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा, तभी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस के बारे में हम सब जानते हैं कि रेजिस्टेंस किस वायर का ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के या थिकनेस के, आप बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने रेडियस के साथ भी देखा था रिलेशन। तो जिस वायर की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, जिस वायर की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी वो उसका जो रेजिस्टेंस है वो उतना कम होगा। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एलॉयस का क्यों बनाते हैं, पर्टिकुलर मटेरियल का क्यों बनाते हैं, तो उसका एक और रीज़न है, हम समझें कि रेजिस्टेंस एक चीज़ पे और चीज़ पे डिपेंड करता है, वो होता है टेम्परेचर। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़े, टेम्परेचर बढ़े और वो उसके अंदर हीटिंग आए तो वो जल्दी मेल्ट भी नहीं होना चाहिए। नहीं, पता चला आपने रेजिस्टेंस तो बढ़ा दी है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, तो थोड़ा सा वो हीट करेगा, वो मेल्टिंग पॉइंट को पहुंच जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, हमारा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। तो हम रेजिस्टेंस को भी हाई रखें, एट द सेम टाइम मेल्टिंग पॉइंट भी उसका हाई होना चाहिए। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के लिए हम एलॉय यूज करते हैं, ठीक है। प्योर मेटल में मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और रेजिस्टेंस भी कम होती है प्योर मेटल में, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे हम एलॉय को यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि ये डेटा जो नीचे दिया हुआ है उसको यूज़ करिए और बताइए आयरन और मरकरी में कौन बेटर कंडक्टर है, ठीक है। तो आप देखिए रेजिस्टिविटी को देखकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि रेजिस्टिविटी चार्ट में ऊपर से नीचे तक देखिए सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर की है और उसके बाद नीचे रेजिस्टिविटी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है इस चार्ट में, नीचे जाएंगे जैसे आप तो देखिए आयरन यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये आयरन है और उसके नीचे है मरकरी, ठीक है। तो मरकरी की रेजिस्टिविटी आयरन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, 94 इंटू 10⁻⁻8 है, देखिए, और आयरन की है 10 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। तो 94 है आपकी मरकरी की और
मरकरी क्या है, ठीक है, यानी Hg का, और आपका आयरन का कितना है, आयरन का है 10। तो आप देख रहे हैं रेजिस्टिविटी कम है आयरन की, तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट कम होगी, करंट अच्छे से फ्लो होगी, तो बेटर कंडक्टर कौन हुआ, आयरन। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर वो जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम हो। सबसे कम रेजिस्टिविटी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻8 विच इज सिल्वर, ठीक है, और सेकंड बेस्ट कॉपर, थर्ड बेस्ट एल्यूमिनियम। ये तीन तो याद रखिए आप कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, 5 ओम रजिस्टर एंड 8 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम रजिस्टर एंड अ प्लग की। 3 सेल्स हैं, ठीक है, बैटरी में 12 वोल्ट ईच, ठीक है। अब ये 3 सेल हैं, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि वो 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। तो बना लेते हैं, और ये सब किस में लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो सीरीज़ में लगे हैं, ये 5 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, ये हमारा फिगर बन गया। अब आगे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ये 5 ओम का है, 8 ओम का है, 12 ओम का है, और ये 6 वोल्ट की आपकी बैटरी हो गई। सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना था तो आसान था, ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आपके लिए टेक्स्ट वगैरह भी लिखा हुआ है कि ये एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली किस टेक्स्ट में 12.6 पे पेज, किस पेज नंबर पे है, जाकर वहाँ से आप इसको मैच भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, देखिए इसमें जो सर्किट दिया हो इसको रीड्रॉ करिए। तो चलिए इसको रीड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, जी हो गया रीड्रॉ। अब आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट, ठीक है, एक एमीटर हमें इसमें लगाना है। चलिए लगा देते हैं, ये लग गया एमीटर। एमीटर लगाना है और वोल्ट मीटर भी लगाना है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। तो दोनों ही चीज़ें पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो हम वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं। ये लग गया वोल्ट मीटर, यानी वोल्टेज और करंट दोनों चीज़ें पूछ रहा है। अब वोल्टेज किसके बीच पूछ रहा है, वोल्टेज पूरा नहीं पूछ रहा है क्योंकि पूरा वोल्टेज तो हमें पता है पहले से ही, ठीक है। वोल्टेज हमें सिर्फ पूछ रहा है 12 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है, यानी यहाँ पे आपको लगाना है वोल्ट मीटर। तो अब वोल्टेज करंट सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में है, तो हम पहले करंट निकाल लेते हैं। तो करंट कैसे निकलेगा, देखिए करंट वही V इज इक्वल टू आई आर से निकलेगा। अब R इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, तीनों सम हो जाएंगे, निकल आएगा। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो तीनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा आपका 6 वोल्ट और नीचे हो गया 13 और ये 25। तो ये 6/25 आपका आंसर आ गया, करंट आ गई। अब दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे, दूसरा ये पूछ रहा था कि आप 12 ओम के अक्रॉस वोल्टेज बताइए, वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो बहुत आसान हो गया, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। वोल्टेज हो जाएगा आई आर से, आई निकला है 6/25 इंटू 12, तो ये आ जाएगा आपका 72/25, ठीक है। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 25 2 और फिर बच रहे हैं आपके पास 22 और 4 लगेगा, 2.4 समथिंग आएगा आपका वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। देखिए ये इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है दोनों को, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालनी है। सबसे पहला वाला देख लेते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट। वैसे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला भी है लेकिन चलो यही लगा लेते हैं। डायरेक्ट फार्मूला क्या निकल के आएगा 1/1 प्लस 1/10⁻⁶। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10⁻⁶, ऊपर आएगा 1 प्लस 10⁻⁶, विच इज़ रफली इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 10⁻⁶, यानी आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 1, ठीक है। तो आपकी जो यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है वो 1 ही आएगी। अब वो रेसिप्रोकल भी लेंगे तभी 1 पे ही रुक जाएगा। सेकंड में देख लेते हैं आके, सेकंड में क्या बोल रहा है, इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10 क्यूब प्लस 1/10⁻⁶। इसको हम सॉल्व करें तो नीचे हमें 10⁻⁶ मिल जाएगा एलसीएम, और ऊपर यहाँ आएगा 10⁻⁶, यहाँ 10⁻³ प्लस 1,
ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। अब इसको जब हम पलट देंगे तो ये मिलेगा आपको 10⁶ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम लोग 6 डिवाइडेड बाई, अच्छा अब यहाँ पे देखिए यहाँ कितना आ रहा है हमारे पास। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ऊपर अगर हम ऐड करने जाएंगे तो देखिए 10⁻0 कितने हैं, 6 हैं। हम नीचे से लिखते हैं 1 2 3 और यहाँ पे 1 आएगा, ये ऐड हो जाएगा तो 1, ये 0, ये भी 0, ये 1, ये। तो नीचे आपको मिल रहा है 1 0 1 0 1। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.99 समथिंग आंसर आपका आता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो हमने दोनों आंसर्स निकाल लिए। यहाँ तो 1 ओम आ रही थी अप्रॉक्स, यहाँ अप्रॉक्स आ रही है 0.99। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। An electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel, ठीक है, to a 220 volt source। ठीक है, what is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances and what is the current through it। तो सबसे पहले तो करंट निकाल लेते हैं। जितनी करंट ये सब मिल के ले रहे हैं उतनी करंट वो अकेले ले रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि करंट इसमें टोटल जा कितनी रही है। करंट के लिए वही फॉर्मूला है हमारे पास, V इज इक्वल टू आई आर। अब R आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट लेना होगा, तो सबसे पहले आप R इक्विवेलेंट निकालिए, क्योंकि पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, इसको इधर लिख लेते हैं, 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। ठीक है, तो फाइनली हमें कितना दे देगा, जब हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे 500 एलसीएम आएगा, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे आएगा 10 आपका, और यहाँ आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 500 ऊपर चला जाएगा और नीचे मिलेगा आपको 15 और एक 16, तो 500/16 ये R इक्विवेलेंट हो गया। इसको भी हम डिवाइड नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हम इस फॉर्मूले में यूज़ कर लेते हैं इसको। तो I निकालना है हमें, तो V हमें दे रखा है 220 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 500 और 16 ऊपर चला जाएगा, ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये आपकी व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक आयरन जो कनेक्टेड है उसका रेजिस्टेंस इनके रेजिस्टेंस के बराबर ही होगा। ठीक है, इसीलिए वो करंट उतनी ही ले रही है, तो रेजिस्टेंस तो यही हो जाएगा जितना R इक्विवेलेंट ही आ रहा है आपका, और करंट जो इन ये लोग करंट ले रहे हैं सारे मिलकर उतनी वो अकेले ले रहा होगा। तो यहाँ से आंसर आपका निकल आएगा। इसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 16 टू द 32, 16 टू द 32 एंड 3 35। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 50, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, आसान हो जाता है देखो काम। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 100। अब 2 पॉइंट के बाद 0 हटाइए, 7.04 एम्पियर हो गया आंसर आपका। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये ओम इतनी रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से। तो ये 16 2 16 3 लग जाएगा, 16 3 48 और 2 16 1। ठीक है, और 4 16 2, तो ये 31.2 आपका ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, वोल्टेज डज नॉट, ठीक है, वोल्टेज डज नॉट गेट डिवाइडेड। ठीक है, सबको एक जैसा प्रेशर एक जैसा वोल्टेज मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा कि रेजिस्टेंस मिनिमम होती है। तो ये 2 चीज़ें याद रखिए। ठीक है, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 3 6 कैन बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को बहुत लॉजिकली करना होता है कि 4 ओम चाहिए आपको, यानी 2 से ज़्यादा चाहिए, है ना, 2 से ज़्यादा चाहिए, तो फिर 2 को तो आपको सीरीज़ में लगाना ही पड़ेगा इनके साथ, यानी आपको जिस तरह भी कनेक्ट करना हो तो 2 तो सीरीज़ में चला जाएगा। अब बाकी दोनों जो बचे आपको वो पैरेलल में लेने पड़ेंगे। देखिए 2 कॉम्बिनेशन आपके पास बन सकते थे,
एक तो आप 4 तक पहुंचने के लिए दोनों कॉम्बिनेशन क्या थे कि या तो आप ये बनाइए, इसको 3 6 इन दोनों को पैरेलल कर लीजिए, या दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन सकता था कि आप 3 को सीरीज़ में रखिए क्योंकि 3 से बड़ा चाहिए ना आपको, और 2 और 6 को पैरेलल लगा लीजिए। अब ये आपको चेक करना पड़ेगा, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी किस में आपको मिल रहा है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि 3 और 6 का जब आप निकालने जाएंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। 3 और 6 का जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए हम निकाल भी लेते हैं यहाँ पे, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/3 + 1/6। यहाँ पे देखिए 6 आएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 2 + 1, और ये 3/6 यानी 1/2, इसका मतलब 2, आर इक्विवेलेंट आ गया 2। तो इसका मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे हम, ठीक है, यही कॉम्बिनेशन लेंगे क्योंकि यहाँ से हमें मिल रहा है, क्योंकि आर इक्विवेलेंट अगर 2 आ गया तो वो अब इसके साथ में सीरीज़ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे जाके आपका नया फिगर क्या बनेगा, वो इस तरह से बनेगा, ये 2 ओम और ये 2 ओम, तो ये फाइनली आपको दे देगा 2 + 2 4 ओम। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया आपका, ठीक है। दूसरे में कह रहा है 1 ओम चाहिए। अब यहाँ आसान है, 1 ओम चाहिए तो फिर 1 ओम तो सबसे छोटे वाले से भी छोटा है, इसका मतलब तीनों पैरेलल में ही लगेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो यहाँ पे अब आप बी में सीधा आप 1/r इक्विवेलेंट निकाल दीजिए। तो 1/r, अब यहाँ से दिख भी रहा है आपको कि ये दोनों अगर पैरेलल में चले जाएँ 2 ओम तो आपको 1 मिल भी जाएगा, लेकिन फिर भी आप कर लीजिए। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर है इस बार आपका, आपको पूरा करके भी दिखाना होगा। तो ये ऊपर आएगा 3 2 1, देखिए 6/6 आपको 1 आ गया आंसर आपका। नेक्स्ट, what is the highest the lowest resistance that can be secured by combinations of 4 coils of resistance 4 ohm 8 ohm 12 ohm 24 ohm। बहुत आसान है, हाईएस्ट का मतलब है सीरीज में, ठीक है। तो हाईएस्ट कैन बी ऑब्टेन्ड, इस तरह लिखिए, हाईएस्ट कैन बी ऑब्टेन्ड by connecting them in series, ठीक है, एंड द लोवेस्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग देम इन पैरेलल। सिंपल है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। देखिए कॉर्ड जो होती है हीटिंग एलिमेंट की, वो क्यों ग्लो नहीं करती है जबकि हीटिंग एलिमेंट ग्लो करता है। रेजिस्टेंस सबसे बड़ा रीज़न है कि उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हाई नहीं होती है कॉर्ड की, अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल होता है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस हाई नहीं होती है, जबकि हीटिंग एलिमेंट की रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होती है। वहाँ पे फिर वहाँ पे कोलिजन ज़्यादा होंगे, ठीक है, करंट को ऑब्स्ट्रक्शन होगा। जब कोलिजन ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे आपको हीटिंग इफेक्ट या ग्लोइंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। अब देखिए हीट जनरेटेड निकालना है आपको। हीट का वैसे तो नॉर्मली आप फॉर्मूला ये जानते हैं, I² RT। अब यहाँ पे आपको टाइम तो दे रखा है, लेकिन ना आपको I पता है और ना ही R के बारे में कुछ पता है। तो अब आपसे दे क्या रखा है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और चार्ज दे रखा है, तो या तो फिर आप इधर I निकालें, ठीक है, आप यहाँ से I आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन फिर R की दिक्कत फंसेगी, फिर R निकालिए आप, है ना। तो चलिए अच्छा I निकाल लेते हैं पहले। तो I अगर निकालें तो I कैसे निकलेगा, I का एक फॉर्मूला होता है आपका Q/T, है ना। तो Q/T से आप आसानी से निकाल सकते हैं। Q है आपका 96,000 और T है 1 आवर यानी 60 सेकेंड। तो ये आ गया आपका कितना, 6/16 ज़ा। I यहाँ से आपको मिल रहा है 1600 एम्पियर। 1 आवर है तो 60 2 बार करना पड़ेगा आपको, 16 × 60। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये भी 1 0 और कैंसिल हो गया आपका, तो ये बचेगा 160 / 6। और ये लिखा जाए, ये किसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 3 ज़ा 2 8 ज़ा 80/3। 80/3 एम्पियर आपकी करंट आ रही है यहाँ से। अच्छा रेजिस्टेंस कैसे निकालें हम, जब करंट पता चल गया तो रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं आप। रेजिस्टेंस निकाल लीजिए यहाँ से, तो रेजिस्टेंस आ जाएगी आपकी कितनी, V/I। तो V है आपका 50/I है आपकी 80/3। 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा यहाँ से। अब इसको एज इट इज़ उठा के रख सकते हैं उसी में, ये आ रहा है आपका 15/8। चलिए अब सारी चीज़ें आ गई। I है 80/3 × 80/3 और ये हो जाएगा आपका 15/8 × T है आपका
60 इंटू 60। तो ये यहाँ से अब हम इसको निकाल सकते हैं। ये 8 10 हो गया, 3 5 हो गया, ये 3 2 तो कितना जूल आंसर आ रहा होगा? ये हो जाएगा आपका 5 2 10, और इधर कितना आ रहा है? 8 6 48। 48 के बाद 2 ज़ीरो ये हो गए और 2 ये हो गए और एक 10 वाला ज़ीरो हो गया। तो ये आ रहा है 4.8 इंटू 10⁻⁶ जूल। इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, हीट जनरेट होगी। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, बेसिक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे भी हमने पीछे किया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन है, हीट डेवलप की बात कर रहा है, तो H = I² RT लगाइए आप। अब यहाँ पे आपको क्या नहीं पता है, सब पता है। तो I² का मतलब 5 × 5 × 20 × 30। ठीक है, तो 25 2 कितना हो जाएगा? 50 एंड 53 ये हो जाएगा 15,000 जूल। नेक्स्ट, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। देखिए, करंट कितने रेट से एनर्जी, यानी कितने रेट से कन्वर्जन हो रहा है, और रेट ऑफ कन्वर्जन कहलाता है एनर्जी का पावर। ठीक है, किस रेट से कन्वर्जन हो रहा है वो कहलाता है पावर। तो पावर डिटरमाइन करती है। ठीक है, An electric motor takes 5 ampere from a 220 volt line. Determine the power of a motor and the energy consumed in 2 hours. देखिए, पावर का एक सिंपल फॉर्मूला आप सब जानते हैं। पावर कैसे निकलती है? VI। 3 फॉर्मूले हैं पावर के, VI, और इसी को मॉडिफाई करके आप बाकी सारे निकाल लेते हैं, V² और I²R। यहाँ पे हम इस फॉर्मूले से ही काम चल जाएगा, तो हम ये बाकी फॉर्मूले यहाँ से हटा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 220, और यहाँ हो जाएगा 5 एम्पियर। तो ये हमको दे देगा आंसर 5 2 10, 5 2 10 एंड 11। ठीक है, 1100 वॉट। अब आपसे पावर तो निकाल लिया आपने, एनर्जी भी पूछ रहा है। एनर्जी सिंपल होता है, वही फॉर्मूले से निकालते हैं आप। P = होता है W/T। अब यहाँ पे W क्या है? वर्क ही एनर्जी है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है E/T। तो यहाँ से एनर्जी निकालेंगे तो ये आएगा P × T। बस इस फॉर्मूले को याद रखिए जहाँ कहीं भी एनर्जी निकालनी है आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन का। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1100 मल्टीप्लाइड बाई टाइम 2 आवर्स में दिया हुआ है। तो अब इसको भी चेंज करिए, क्योंकि किलोवाट आवर में लेकर आते हैं, 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी किलोवाट आवर में कितना आंसर आ रहा है? ये आ रहा है 2.2 किलोवाट आवर। ये एनर्जी है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R, then the ratio R/R' पूछ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक वायर था बड़ा सा, ठीक है, मान लेते हैं ये वायर है, और इस वायर की रेजिस्टेंस जो थी, पूरे वायर की रेजिस्टेंस आपको दे रखी है। वो रेजिस्टेंस कितनी है? दैट इज़ R। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है वो R है। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने? इन्होंने क्या किया है कि इसको 5 इक्वल पीसेज में कट कर दिया है। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 पीस हो गए। 5 इक्वल पीसेज में कट कर दिया है, तो सबकी जो रेजिस्टेंस है वो 5 से डिवाइड हो जाएगी, R/5 R/5। ठीक है, इसकी भी R/5, ये भी R/5 हो जाएगी। अब क्या किया है, इन सारे टुकड़ों को पैरेलल में लगा दिया है, यानी इन सारे टुकड़ों को तोड़ कर, छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, इन सब को आपने पैरेलल में लगा दिया। ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने बना दिया। ठीक है, तो ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया, और इसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सपोज करते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि रेशियो बताइए R और R' का। R' अगर इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो, यानी इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। R इक्विवेलेंट जो कि हमें दिया है R', वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा, इन पांचों को हम कैसे लगाएंगे? पैरेलल में, इस तरह से कुछ 1/R5। ठीक है, आप जानते हैं 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से आएगा।
अच्छा, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो नीचे तो आर बचेगा खाली, क्योंकि एलसीएम आर हो गया, ठीक है। ऊपर क्या होंगे, सब ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 25। अब ये बराबर किसके, ये तो आर डैश के बराबर है, तो फाइनली नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, आर डैश इज इक्वल टू आ रहा है आपका 25/r। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमें पूछ क्या रहा है, आर अपॉन आर डैश पूछ रहा है, ठीक है। तो आर अपॉन आर डैश कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ की गलती हो गई कि हमें यहाँ पे इसको भी 1/r लेना चाहिए था, ठीक है। ये था 1/r डैश, ठीक है, फॉर्मूले में। तो जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए अब क्वेश्चन हो गया आपका। तो ये यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/r डैश इज इक्वल टू 25/r। तो इस r को ऊपर ले जाइए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा r/r डैश इज इक्वल टू 25। ठीक है, सिंपल है, यहाँ से भी निकाल सकते थे हम, यहाँ भी लिख देते हैं इसको। 1/r डैश इज इक्वल टू 25/r आया, तो r/r डैश, ये r ऊपर चला जाएगा यहाँ से ये, ठीक है, इसको ऊपर भेज देते हैं। तो r/r डैश आ जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट के 3 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, P इज इक्वल टू VI, ठीक है, फिर पढ़ा है V²/R, और तीसरा पढ़ा है I²R, ठीक है। तो क्या तीनों मैच कर रहे हैं, हाँ ये पढ़ा है हमने, सही है। ये भी होता है, नहीं होता है, ये तो नहीं पढ़ा हमने, IR², ये होता है, ये भी होता। तो B वाला फॉर्मूला जो दे रखा है आपको IR², ये नहीं पढ़ा है। An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ऐसी चीज़ों में कांस्टेंट देखना चाहिए हमें। R कांस्टेंट होगा, बल्ब का रेजिस्टेंस नहीं कम होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस तो फिक्स रहेगा। तो अगर R कांस्टेंट है तो पहले हम R निकाल लेते हैं, R है कितना। तो R कैसे निकाल सकते हैं हम, तो हम जानते हैं V²/R के फॉर्मूले से हम R निकाल सकते हैं। तो R हो जाएगा V²/P, और V दे रखा है आपको 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 डिवाइडेड बाई 110। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 ज़ा, तो ये आ रहा है 4, और ये भी 4। R आ रहा है यहाँ से आपका 440 ओम। R दोनों का कांस्टेंट होगा। पूछ क्या रहा है, पावर कंजम्पशन कितना होगा अगर हम वोल्टेज को इतना कम कर दें, ठीक है। तो ये आपका सेकंड केस हो गया, ये था केस 1। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है कि अगर हम पावर को कितना कर दें, वोल्टेज हो जाए अगर 110, R है आपका 440, तो ये बताइए कि पावर कितनी हो जाएगी। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, पावर इज इक्वल टू होता है V²/R, तो ये हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 440। ये 4 ज़ा, ये आएगा 55/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, और ये हम और सॉल्व करते हैं तो आएगा ये क्या हुआ, आंसर क्यों सही नहीं आ रहा है, V²/P सही तो किया। अच्छा, एक गलती करी हम लोगों ने, पावर को यहाँ पे ले लिया है, पावर को ले लिया 110, और पावर को यहाँ पे हमें लेना चाहिए था 100। तो आंसर उस हिसाब से तो सही आ रहा है, लेकिन जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग सही नहीं आ रहा है। तो ये 484 बनेगा। तो यहाँ से हम इसको 484 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 484, और अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 484 तो नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा आपका 110 मल्टीप्लाइड बाई 110 डिवाइडेड बाई 484। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 11 1 ज़ा, ये बचेगा 11 4 ज़ा, 11 4 ज़ा, ये भी ऐसे ही आएगा 11 1 ज़ा, 11 4 ज़ा। तो 100/4 इक्वल टू 25 वाट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, 2 कंडक्टिंग वायर हैं जिनका मटेरियल सेम है, जिनकी लेंथ सेम है, जिनका डायमीटर भी सेम है। पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, और फिर पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है। अब सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछ रहा है।
देखिए हीट किस पे डिपेंड करती है, हीट आपकी डिपेंड कर रही है आई स्क्वायर आर टी पर। अब इसमें एक चीज़ देखिए आप, दोनों में करंट जिसमें ज़्यादा होगी, कंडक्टिंग वायर्स हैं, सेम मटेरियल के, इक्वल लेंथ है, अब देखिए आपकी रेजिस्टेंस दोनों में वेरी कर जाएगी। तो पहले हम देखते हैं सीरीज़ में कितना हीट प्रोड्यूस होगी। देखिए इसको हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया सीरीज़ वाला और ये हो गया आपका पैरेलल वाला। अब रेजिस्टेंस दोनों में वेरी कर रही है, ठीक है, क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा है तो रेजिस्टेंस से अलग रहेगी। रेजिस्टेंस अगर अलग रहेगी तो सोचो दोनों में रेजिस्टेंस क्या होगी, दो वायर हैं तो यहाँ पे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो तो 2R हो जाएगी, R प्लस आर से निकाल लेंगे आप। और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 1/R प्लस 1/R। तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगी 2/R, ठीक है, जो कि R इक्विवेलेंट दे देगा R/2। बस अब यहीं से डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। Two conducting wires of the same material and equal lengths and equal diameters are first connected in series and then parallel. Across the same potential difference, the ratio of heat produced in series and parallel combination. तो बस अब सिंपल है, यहाँ पे हमें क्या करना है, बाकी सब चीज़ को अगर हम कांस्टेंट भी मान लेते हैं तो ये H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R हमेशा लिख सकते हैं। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं H1/H2 ऐसी कंडीशन में R1/R2। तो R1 R2 तो दोनों जगह चेंज है, ठीक है। अगर आप सीरीज़ पहले बोल रहा है, सीरीज़, हाँ सीरीज़ पहले बोल रहा है तो सीरीज़ में 2R है और आपकी पैरेलल में R/2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, तो 4:1, या इसको हम बोल सकते हैं 4:1। तो 4:1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ इज़ अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखिए वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। वोल्ट मीटर को हमेशा हम उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि करंट उसमें, एक तो और उसको हाई रेजिस्टेंस वाला भी रखते हैं ताकि करंट कम से कम जाए, करंट का वहाँ जाना कोई ज़रूरी नहीं, कोई काम नहीं है, ठीक है। अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, लेंथ क्या रखें कि रेजिस्टेंस 10 ओम आ जाए। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। सबसे पहले तो हम दो पार्ट हैं क्वेश्चन के, ठीक है। पहला पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है तो पहला पार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में आपको लेंथ निकालनी है। तो लेंथ कैसे निकाल सकते हैं हम, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, ρl/A। ठीक है, तो यहाँ से लेंथ का फॉर्मूला बन जाएगा आपका RA/ρ। अब हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है R दे रखा है, हाँ 10 ओम, ठीक है, और एरिया नहीं दे रखा है, लेकिन डायमीटर पता है हमें, डायमीटर का हाफ आपकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। जो रेडियस आएगी यहाँ से वो हो जाएगी आपकी 0.5/2, और एरिया πr² ही होता है, तो पाई हो जाएगा आपका 3.15 इंटू R² यानी 0.5/2 इंटू 0.5/2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये रो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। अब कैलकुलेशन है, बस इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे ये अगर हम यहाँ पे 2 और ये आपका 8 भी ऊपर चला जाए अगर, तो यहाँ से आ रहा है 3.14 और यहाँ हो रहा है आपका कितना 0.25 और इंटू 10 ये वाला, और एक ये 10⁸ ऊपर जाएगा, नीचे मिल रहा है आपको ये 4 नीचे आ जाएगा इंटू 1.6, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं। ये एक देखिए दो यहाँ पे 9 ज़ीरोज़ हैं आपके पास, ठीक है, 4 ज़ीरोज़ इन दोनों को ख़त्म कर देंगे, इन दोनों का जो पॉइंट है उसको ख़त्म कर देंगे। तो 4 ज़ीरो अगर कम हो गए तो 5 बचेंगे, तो 10⁵ बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, जगह कम है तो मैं इसको यहीं पे मिटा के लिख देता हूँ कि 10⁵ आप इसको लिख सकते हैं, और यहाँ से पॉइंट्स ख़त्म हो जाएंगे इन सब के पास से। तो ये बचेगा 314 इंटू, ठीक है, ये एक पॉइंट और हटेगा यहाँ से और ऊपर एक ज़ीरो और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁶, और नीचे हो जाएगा आपका 16, ठीक है। अब सॉल्व करना है सिर्फ इसको हमें, तो 4 से भी ये पूरी तरह कैंसिल नहीं होने वाला है,
तो इसको हम लोग अभी एज इट इज़ रखते हैं। लेंथ की ज़रूरत हमें पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो कैलकुलेट कर लेते हैं फिर। 2 से कट जाएगा ये, 2 से दे देगा 157, ठीक है। और 25 और 157 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ आएगा 3145, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे हमारे पास 3925 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो अब हमें इसको डिवाइड करना है, चलिए कर लेते हैं। वैसे दिख रहा है कितना आंसर आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, ये 7 आएगा, इसे 2, ये 2 टाइम्स लगेगा आपका 64, यहाँ 8 बचेगा आपका, फिर ये 5 आ जाएगा नीचे, और फिर ये 3 टाइम्स तो फिर भी नहीं लगेगा, 2 टाइम्स ही लगेगा। 64, ये 1, ये 2, पॉइंट लगाएंगे आप, तो ये 4 टाइम्स लग रहा है क्या? नहीं, ये तो लग रहा है 5 टाइम्स। 5 क्या, 7 टाइम्स, नहीं 6 टाइम्स लगेगा। तो ये 122.6 122.6 इंटू 10⁻⁶, ये आपकी लेंथ आ गई। लेंथ आ गई आपकी 122.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर। देख लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। 10 ओम था, ये पाई हमने रखा है यहाँ पे, और रेजिस्टिविटी काफ़ी कम थी। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। लेंथ आ गई 122.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर। अच्छा, आप क्या पूछ रहा है सेकेंड पार्ट में, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर इज़ डबल्ड। अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितनी बदल जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ से जगह कम है। तो अगर हम डायमीटर को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस कितनी बदल जाएगी। तो डायमीटर को डबल करने का सिंपल मतलब है कि रेडियस अगर आपकी 0.5/2 आ रही थी तो अब 0.5 आ जाएगी, ठीक है। डबल कर देंगे आप इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके। तो डिफरेंस क्या क्रिएट होगा, अगर हम पुराने पर वापस ही चलें उसी क्वेश्चन पे, लेकिन खैर डिफरेंस तो क्रिएट होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, रो एल बाई ए। तो रो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, और लेंथ अभी हमने निकाली है 122.6 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई, और ये कितना आ जाएगा आपका ए आएगा आपका πr², तो 3.14 इंटू πr², तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ठीक है। तो अब ये हमें सॉल्व करना होगा। तो 1.6 इंटू 1226, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻² हो जाएगा ये, ठीक है। और -2 हो जाएगा, नीचे से अगर आप ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 ज़ीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। -2 ये 100, तो वहाँ से वो सॉल्व हो गया। अब नीचे आपके पास बचेगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप हटाएंगे तो नीचे 2 ज़ीरो आएंगे, और ये 2 ज़ीरो इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या मिलेगा 16 इंटू 1226 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 314, ठीक है। तो अब इसको आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको और छोटा कर लेते हैं, 157, यहाँ कितना आएगा 2 6 2 1 2 और 2 3 6, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आपकी नई जो रेजिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगी। अब ये ध्यान ये रखना है कि पुराने वाले से कम आनी चाहिए, क्योंकि एरिया आप डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। देख लेते हैं। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 कितना हो जाएगा 42,
39। अब देखिए ये दिख भी रहा है कि ये 3 टाइम समथिंग आ रहा है, ठीक है। ये देखिए 39 है, 4 है, 3 टाइम्स भी नहीं लगेगा, 2 टाइम समथिंग जाएगा ये, ठीक है। तो रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगी, 2 टाइम 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, देखिए करंट की और वोल्टेज की, और कह रहा है ग्राफ प्लॉट करिए। तो चलिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वी हो गया, ये आई हो गया आपका। वी में देखिए 1.6, 3.4, 6.7 से 13 पॉइंट समथिंग जा रहा है, तो हम 2 की गैपिंग ले लेते हैं। ये 0 हो गया, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8, ये 10, ये आ गया आपका 12, ठीक है। और उसके बाद नीचे हम 1 की ही ले लेते हैं, तो ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 और 5, ठीक। अब बोल रहा है पहले कि 1.6 वोल्ट जब है, ध्यान से देखिएगा, 1.6 वोल्ट, 1.6 वोल्ट का मतलब यहाँ पे कहीं मिडिल में, तब करंट कितनी है, करंट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट मिडिल में ही है, तो ये यहाँ पे आके मिलेंगे। फिर कह रहा है कि जब 1 एम्पियर की करंट है तो 3.4 वोल्ट है, ऑलमोस्ट डबल यहाँ का, 3.4 का मतलब बीच में ये 3 यहाँ पे और ये यहाँ पे आएगा कहीं, और करंट कितनी है, 1 वोल्ट की है, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं आएगा। फिर 2 एम्पियर की करंट पे 6.7, ये यहाँ कहीं आएगा आपका, ये आपका यहाँ मिलेगा। फिर उसके बाद आपको 10.2 यहाँ आएगा, और यहाँ पे करंट कितनी है, 3 की है, ठीक है। तो ये यहाँ मिलेगा। अब आपको अभी से यहीं से दिख रहा होगा साफ साफ, आगे आप 13.2 जाने की ज़रूरत भी नहीं है, कि ये देखिए स्ट्रेट लाइन पूरी आपको जाती हुई यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्या दिखा रही है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor there is a current of 2.5 milliampere, ठीक है। find the value of resistance, कितना आसान है, V is equal to IR लगाना है आपको खाली यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। 12 वोल्ट की बैटरी है, करंट है 2.5 मिली एम्पियर, जिसको एम्पियर में चेंज कीजिए तो -3, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो ये ऊपर हो जाएगा 12 × 1000 डिवाइडेड बाई 2.5, एक 0 और हटेगा, ये देखिए यहाँ पे एक 0 और बढ़ जाएगा। अब आप इसको जब कैंसिल आउट करते हैं तो 12 25 4 जो कि रेजिस्टेंस आ रही है आपकी 4800 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज connected in series with resistors of 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 12 ohm respectively. How much current would flow through 12 ohm resistor? ठीक है, सेम करंट है, जितनी सीरीज में लगे हैं तो करंट सेम ही होगी, तो करंट ही निकाल देते हैं टोटल। टोटल करंट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है I = V/R, तो R यहाँ पे R इक्विवेलेंट लेंगे आप, तो V है 9 वोल्ट, R इक्विवेलेंट में 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 वोल्ट, ठीक है। तो अब इसको सम करते हैं, 9 अपॉन कितना आ रहा है, देखिए 9 1.4 अगर 12 में ऐड होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 1.4 दे रहा है आपको, और प्लस 12 तो हो जाएगा 13.4, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी इतनी करंट आ जाएगी, देखिए कोई मिस तो नहीं हुआ, 2 3 4 5 2 3 4 5 एंड 12। तो ये यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 से छोटा ही आने वाला है, ठीक है। तो ये आ रहा है 45/67 एम्पियर, यही करंट 12 ओम के रजिस्टर में भी जा रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इस सीरीज में, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन, ठीक है। कितने रजिस्टर चाहिए होंगे जो कि 5 एम्पियर की करंट को कैरी करें, किस लाइन, कितने प्रेशर पे, कितने वोल्टेज पे, 220 वोल्ट पे,
अब 170 रजिस्टर तो वो तो वैल्यू तो दे दी आपको आर की वैल्यू, लेकिन ये कितने होंगे ये नहीं पता हमको, ठीक है। तो अब जितने भी होंगे तो हम ये जो करंट है ये तो सब में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दें कि टोटल रेजिस्टेंस है कितनी, V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगा के, तो V कितना दिया आपको 220 है, I हमें दे रखा 5 और R इक्विवेलेंट होगा टोटल, तो ये कितना दे देगा आपको 22/220/5, तो ये आ जाएगा 44 ओम। अब 44 ओम तो इक्विवेलेंट है और पैरेलल में है, तो पैरेलल में आप सब जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट, यहाँ आएगा 1/R, R की वैल्यू आपको 176 दे रखी है, लेकिन ये पता नहीं कि 176 आपको आगे कितने लगाने हैं, ठीक है, ये आप ऐड करते जाइए, ये नहीं पता है हमको कितने लगाने हैं। तो हम मान लेते हैं कि आपको n नंबर ऑफ रजिस्टर्स लगाने हैं, तो n नंबर ऑफ रजिस्टर्स लगाने आपको आसान हो गया काम आपका। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट आपने अभी निकाला है 1/44 इक्वल टू 1/76 इंटू n। तो n की वैल्यू अब निकालना आसान है आपके लिए यहाँ से, तो n की वैल्यू अब यहाँ से कैसे आ जाएगी आपकी 176 डिवाइडेड बाई 44। तो देखिए 4 से कट रहा है, क्या कट रहा है, 4 4 आ गया, यानी आपको 4 चाहिए, 4 रजिस्टर चाहिए होंगे। तो ऐसा सिंपल है, सिंप्लीफाई कर दीजिए, तोड़ दीजिए क्वेश्चन को। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट कॉम्बिनेशन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। चलिए 9 ओम आपको लाना है तो 6 तो आपको एक सीरीज़ में लगाना ही पड़ेगा, सिंपल है, ठीक है, एक तो सीरीज़ में हमें लगाना ही पड़ेगा, बाकी दोनों को पैरेलल में लेना पड़ेगा। तो ये दोनों जो हैं वो पैरेलल में आ जाएंगे आपके 6 ओम के साथ। अब ये जो पैरेलल में आ रहे हैं इनका पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका डायरेक्ट फार्मूला भी ये होता है, याद होता होगा आपको, R1 + R2, और ये हो जाएगा आपका 6 × 6, नीचे हो जाएगा 6 + 6, तो कितना आ रहा है 12, ये देखिए 3 आ गया, 3 आ गया। तो अब ये 3 जो है वो इसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएगा, तो फाइनली फिगर आपका ये कुछ ऐसा बनेगा, ये 6 ओम, ये 3 ओम। अब आप यहाँ पे R इक्विवेलेंट लगा सकते हैं, R इक्विवेलेंट आपका 6 + 3 = 9 ओम। पहला पार्ट तो हो गया इसका। दूसरे में कह रहा है 4 ओम लाना है आपको, तो 4 ओम लाने के लिए हम क्या करें, 4 ओम लाने के लिए हम 2 सीरीज़ में लगा देते हैं, फिर एक पैरेलल में लगा देते हैं, ठीक है, 2 सीरीज, क्योंकि तीनों पैरेलल में लगाएंगे तब तो 6 से भी काफ़ी कम आने की उम्मीद है, 1/6 + 1/6 + 1/6 से तो 4 नहीं आएगा, तो फिर आपको कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा अरेंजमेंट। ये लग गया आपका, तो यहाँ पे पहले ये 6 और ये 6, तो इनका जब आप कैलकुलेट करेंगे इन दोनों का, तो ये निकल के आ रहा है यहीं से 12 ओम। तो इसका मतलब आपको फाइनली जो कैलकुलेट करना है वो 1/R इक्विवेलेंट 1/12 + 1/6, जो कि आपको R इक्विवेलेंट क्या दे रहा है यहाँ से, ये दे रहा है आपको 12 × 6/12 + 6 कितना हो गया 18, तो 6 3 = 18, 3 4 = यानी 4 ओम आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट, ठीक है। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउेबल करंट इज 5 एम्पियर। देखिए सिर्फ अगर 5 एम्पियर की ही करंट को हम अलाउ कर रहे हैं तो बताइए कितने बल्ब आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं इन बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। बहुत सारे बल्ब आप कनेक्ट कर रहे हैं जो कि 220 वोल्ट पे काम करने के लिए डिज़ाइंड हैं, ठीक है। कितने बल्ब आप कनेक्ट कर सकते हैं तो वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से हम निकाल लेंगे आसानी से। तो पहले यहाँ की रेजिस्टेंस पता करते हैं कितनी है, तो रेजिस्टेंस आती है V² से, तो V² है 220 डिवाइडेड बाई P कितना है 10 वाट, तो ये यहाँ से आ जाएगा 484 ओम, इतना है। अब इतना आपको हर एक बल्ब की रेजिस्टेंस इतनी है। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन अ पैरेलल लाइन विद ईच अदर। अब देखिए पैरेलल लाइन जिसमें ये सारे कनेक्ट होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस अगर हमको पता चल जाए तो फॉर्मूला लगाएंगे हमने जैसे पीछे किया था n इंटू कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपका कि n नंबर ऑफ चाहिए अगर मान लेते हैं
तो वो कैसे निकलेगा, वो V इज इक्वल टू आई आर से निकलेगा। तो यहाँ से हमें R इक्विवेलेंट पता चल जाएगी, टोटल जितने लैंप लगे हैं उन सब की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी बन रही है। तो वो आ रही है V अपॉन आई विच इज़ इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 5 एम्पियर। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ रही है 44 ओम। तो अब आसान हो गया। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, पैरेलल में लगे हुए हैं तो n नंबर मान लेते हैं, तो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज हैं तो 484 इंटू n हो जाएगा। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 144 आपने निकाल रखी है, तो ये कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 484 डिवाइडेड बाई 44। तो ये देखिए 1 ज़ा 110 आंसर आ गया। तो एक कॉम्प्लेक्स से दिखने वाले क्वेश्चन को हमने सिंपल टर्म्स में तोड़ के कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल A एंड B ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, विच मे बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल, व्हाट आर द करंट्स इन द 3 केसेस। देखिए सबसे पहले तो अलग यूज करना है, 3 केसेस हैं। केस 1 कैसे यूज कर रहे हैं, केस 1 में सेपरेटली। अच्छा, सेपरेटली यूज करेंगे तो करंट निकालनी है, तो करंट कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला हमारे पास वही है V अपॉन आर। V कितना है 220, R 24, तो यहाँ से कैसे निकल आएगा, 4 से कट जाएगा, 4 6 ज़ा और ये आ जाएगा 4 5 ज़ा 4 5 ज़ा, तो 55/6 आ गया आपका आंसर यहाँ से एम्पियर। दूसरा केस बोल रहे हैं कि जब इनको हम सीरीज़ में यूज़ करेंगे, फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा रेजिस्टेंस पे। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो 220 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 24 हो जाएगा। तो यहाँ से 220 डिवाइडेड बाई 48, 4 से करते हैं इसको, 4 से आएगा 12 नीचे और यहाँ आ जाएगा 55, तो ये आ रही है 55/12 एम्पियर। केस 3, ठीक है, थर्ड केस में पैरेलल में यूज़ कर रहे हैं, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा करंट, पैरेलल में करंट बढ़ जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा, तो 220 और पैरेलल में आ रहा है, तो ये अब इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/24 प्लस 1/24, तो ये आपका चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या मिलेगा आपको 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12। सही कर रहे हैं ना, नहीं, यहाँ पे एसिड कंडीशन में हम अगर R1 R2 का फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना तो बहुत आसानी रहती है। तो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 220 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 24। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 24 2 ज़ा और ये 12, और ये अगर हम 4 से करें तो ये आएगा 55/3। तो आपको आंसर से भी दिख रहा होगा डिनोमिनेटर, देखिए न्यूमरेटर लगातार सेम है। अब ये तीनों फ्रैक्शन में आप कंपेयर कर सकते हैं बहुत आसानी से, न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा। तो आपको दिख रहा है 55/3 इस केस में सबसे ज़्यादा करंट फ्लो करेगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, फिर उसके सेकंड नंबर पे सेपरेटली है और थर्ड नंबर पे आपका सीरीज़ वाला जा रहा है। इसकी आप और भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आगे पॉइंट में भी निकल आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। देखिए सर्किट दे रखे हैं आपको और उसमें 2 केस हैं, एक में 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है जब 2 रजिस्टर्स को 1 ओम और 2 ओम को सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है, और दूसरे केस में दे रखा है आपको कि 4 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है और 12 ओम और 2 ओम के रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। देखिए 2 ओम रजिस्टर दोनों जगह है और पावर आपको 2 ओम में निकालनी है। तो जिसमें पैरेलल में कनेक्ट किया है वहाँ तो आपको पता है वोल्टेज कांस्टेंट है, तो आप वोल्टेज का फॉर्मूला लगाएंगे पावर के साथ जो V²/R है, वहाँ से आपका पावर निकल आएगा ईजिली। लेकिन जो सीरीज़ में कनेक्टेड है वहाँ तो करंट कांस्टेंट है, करंट आपको दे नहीं रखा है और आपको पावर पूछ रहा है 2 ओम रजिस्टर में, 2 ओम दोनों जगह कॉमन है। तो सबसे पहले केस में आपको करंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले वाले केस में कितना करंट आ रहा है, क्योंकि करंट ही कांस्टेंट है और आपको पावर के जो फॉर्मूले हैं उनको इस बात को ध्यान में रख के यूज़ करना पड़ता है कि कहाँ करंट कांस्टेंट है, कहाँ आपका वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है, कहाँ रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि करंट कितनी आएगी। तो करंट आएगी V/R से, R इक्विवेलेंट से, तो V/R इक्विवेलेंट। तो
तो V है 6 वोल्ट, R इक्विवेलेंट आएगा 1+2, यानी आ जाएगा आपका 2 एम्पियर करंट आ जाएगा। अब आसान हो गया, अब यहाँ पे पावर निकाल लेते हैं। तो पावर इन 2 ओम रजिस्टर, तो ये आ जाएगा आपका I² R, ठीक है। तो I कितना निकाला आपने 2 × 2 और R है आपका 2 ओम, तो यहाँ से आ गया आपका 8 वाट आपकी पावर आ गई, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन के, 4 वोल्ट बैटरी पैरेलल में लगी। यहाँ तो आसान है, यहाँ तो पावर निकालना V² R से आप निकाल सकते हैं, और V आपका 4 वोल्ट है तो 4 × 4, और R आपको यहाँ पे दे रखा है 2 में ही निकालना है आपको। तो यहाँ पे भी आपकी जो पावर आ गई वो 8 वाट आ गई, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट एंड अदर रेटेड 60 वाट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। यानी पूरी सप्लाई से करंट कितनी निकल रही है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब ये कनेक्टेड किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको पता है डिवाइड हो जाएगी करंट यहाँ पे, तो दोनों की हम पहले अलग अलग सेपरेट निकाल लेते हैं। तो करंट सेपरेटली कितनी कितनी जा रही होगी दोनों में। तो पहले वाले में देख लेते हैं, फर्स्ट लैंप में 2 लैंप हैं, तो I1 कितना होगा। I1 यहाँ से आपको मिल जाएगा VI वाले फॉर्मूले से, P = VI से, तो 100 डिवाइडेड बाई 220, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है आपका, ये आ गया आपका 10/22, ये इसको आप लिख सकते हैं 5/11 एम्पियर। अच्छा I2 कितना होगा, I2 यहाँ से निकल आएगा आपका 60 तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3/11। अब यहाँ पे आपको पूरी करंट निकालनी है कंप्लीट, तो वो कितनी आ जाएगी आपकी, वो ऐड कर देंगे भाई, दोनों करंट हमने निकाल ली I1 I2, तो कंप्लीट करंट क्या होगी, I1 प्लस I2 के बराबर होगी। तो 5/11 प्लस 3/11 विच विल गिव अस 8/11 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच यूजेज मोर पावर, 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर एंड 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट। देखिए दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं, ये टीवी है और ये हो गया आपका टोस्टर। तो कौन ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है P × T होता है। तो यहाँ पे आपका 250 वॉट है और 1 आवर को आप 60 × 60 जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 6 150 देता है आपको, और 156 आपको कितना दे रहा है 90, ठीक है। 1 0 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो 2 बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है इतना आपका 9 लाख जूल के करीब आ रहा है। अच्छा टोस्टर में देख लेते हैं, टोस्टर 1200 वॉट का है और 10 मिनट के लिए चल रहा है, तो उसको 60 से कर लेते हैं। तो ये आ रहा है आपका 72, ये देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 7,20,000 है, यहाँ पे 9 लाख जूल है, ठीक है। तो आपकी जो टीवी है वो ज़्यादा देर चलने की वजह से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉस 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मीन्स 2 आवर्स। कैलकुलेट रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड इन द हीटर, ठीक है। पावर पूछ रहा है आपसे, सिंपल है, तो आपको I² R का फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पे। I कितना है 15 डिवाइड बाई 15 × 8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 1800, ठीक है। तो 1800 वॉट आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है वाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। देखिए इलेक्ट्रिक लैम्प में टंगस्टन हम क्यों यूज़ करते हैं, वहाँ हीटिंग इफेक्ट पे काम कर रहा है। हीटिंग इफेक्ट में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। तो टंगस्टन हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं, वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर पाई जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज सच एज ब्रेड, टोस्टर्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है, आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए और रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, ठीक है, जल्दी मेल्ट नहीं होना चाहिए। तो प्योर मेटल में रेजिस्टेंस भी कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, ठीक है। सी वाई इज़ द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। सीरीज अरेंजमेंट में सबसे बड़ा नुकसान ये है
कि आपका एक डिवाइस भी ख़राब हुआ बाकी सब बेकार हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। उससे भी बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, ठीक है, डिम होंगे, काफ़ी कम ब्राइटनेस होगी। उससे भी बड़ा डिसएडवांटेज एक और है कि वो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप इस तरह से कोई भी रीज़न लिख सकते हैं इनमें से। डी कह रहा है हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। ई वाई कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। कॉपर और एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होती है, रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है उनके अंदर, रेजिस्टिविटी यानी उनकी जो मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए जो ट्रांसमिशन लॉस है वो हीटिंग के थ्रू कम से कम होता है, मिनिमम होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने जो आपका एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दे रखे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में वो सब कंप्लीट कर लिए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है, इनको कई बार रिवाइज करिए अच्छे से। इसके बाद अब हम एक एग्जाम्पलर पर सीरीज़ लेकर आएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कवर करेंगे, और इसके बाद फिर अब एग्जाम में आपसे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन ना तो आपके प्री बोर्ड में उससे बाहर कहीं आपको मिलेगा और ना ही बोर्ड में। हाँ, इसको देखते टाइम इस बात का भी ध्यान रखिए, ना सिर्फ आप क्वेश्चंस कर ले रहे हैं बल्कि वो सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, यही हमारी आदत छूट चुकी है क्योंकि टर्म 1 एग्जाम में पूरा मल्टीपल चॉइस हुआ है, तो हमें यही हैबिट डेवलप करनी है जितना भी हमें टाइम मिला है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।